Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, अस्सलाम वालेकुम. बाबर नदीम here. Dear aspirants, आज हम माशाल्लाह 42वां लेक्चर देखेंगे सीपीसी का, और आज हम ऑर्डर 15 को देखेंगे. डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग इसका जो है वो टाइटल है. तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको मैं कवर करूं. डियर फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट, चाहे आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, सीजे की कर रहे हैं, आप एडीबीपी, एएसजे, डीडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर काम कर चुके हैं, और वो लेक्चर्स अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं. आप प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें चैनल के अंदर, तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा. और आइंदा के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, और दूसरों से एज ए सदका जारिया जो है वो आप लोग शेयर करें. अच्छा, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग. ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊं ये ऑर्डर 15, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट हियरिंग कौन सी हियरिंग होती है. ठीक है, याद रखिएगा कि फर्स्ट हियरिंग को की पेट डेफिनेशन नहीं की जा सकती. उसकी रीज़न ये है कि सीपीसी में जहाँ पे भी फर्स्ट हियरिंग की डेफिनेशन दी गई है वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन है. मसलन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर कोई केस ऐसा है कि जिसमें इशू फ्रेम होने जा रहे हैं, तो उस सूरत में द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग वो होगी जब वहाँ पे कोर्ट क्या करने जा रही है, इशू फ्रेम करने जा रही है. ठीक है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट में, जब रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट होनी है तो फर्स्ट हियरिंग का वर्ड वहाँ आया है, तो उस सूरत में वो वर्डिंग जो है ऑर्डर 8 रूल 1 की, वहाँ पे फर्स्ट हियरिंग से मुराद ये है कि जो समन में डेट लिखी हुई है कि इस डेट पे आपने कोर्ट आना है, वो उसके लिहाज से फर्स्ट हियरिंग की डेफिनेशन ये है कि समनिंग के बाद अगली डेट आ जाएगी. अगर कोर्ट जो है वो समन ही इसलिए जारी कर रहा है कि मैंने इसको फर्स्ट डेट पे केस को डिसाइड कर देना है, कोई इशू फ्रेम नहीं करना, तो वो जो फर्स्ट डेट होगी जिस डेट के ऊपर कोर्ट वो केस को डिसाइड करने जा रहा है वो होगी डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग. तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसको डिफाइन करने का. उसकी रीज़न ये है कि हर रूल में डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग की डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट सूट एट द फर्स्ट हियरिंग जो है इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट हियरिंग के दो सेंस में जो है वो इस्तेमाल हुआ है, यानी दो ऐसी डेट्स होंगी जिसे हम डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग जो है वो कह सकते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा. ऑर्डर 5 है समन्स के बारे में. सॉरी, आज मेरा गला ठीक नहीं है, और इसके रूल 5 के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं. हाँ जी, समन्स टू बी ईदर फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू और फाइनल डिस्पोजल. The court shall determine at the time of issuing the summon whether it shall be for settlement of issues only or for the final disposal of the suit, and the summon shall contain a direction accordingly. वो कहता ही है कि जब कोर्ट के पास एक फ्रेश केस पेश हुआ और कोर्ट उसमें डिफेंडेंट को समन जारी करने लगी, तो कोर्ट उसी वक्त ही अपना ज़हन बना लेगी कि क्या ये केस में मैंने इशू फ्रेम करने हैं या मैंने इसको पहली डेट पे डिसाइड करना है. और कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को समन में ये बताएगी कि मैं आपको जो है वो क्या इशू फ्रेम करने के लिए बुला रहा हूं, या मैं आपको जो है वो केस को फाइनली डिसाइड करने के लिए बुला रहा हूं. तो कभी आपने समन देखा हो तो जो उर्दू में लिखा होता है तो उसमें लिखा होता है तनकीद तलब.
तनकीद तलब का मतलब ये होता है कि मैं आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए जो है वो क्या कर रहा हूँ, वो बुला रहा हूँ, ठीक है। या फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए लिखा है तो इसका मतलब केस का फैसला किया जाएगा। अच्छा, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग वाला प्रैक्टिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमने इसको देखना तो है ना, हमने इसको पढ़ना तो है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब तो फिर रूल 5 से क्या क्लियर हुआ कि जो ऑर्डर 15 में डिस्पोजल ऑफ अ सूट एट फर्स्ट हियरिंग है, वो उसकी दो सेंस में डेफिनेशन है कि यहाँ एट द फर्स्ट हियरिंग से मुराद ये होगा कि जब कोर्ट उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, या फर्स्ट हियरिंग से मुराद वो है कि जिस डेट के ऊपर कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट ले ली है और अब कोर्ट जो है उसमें क्या करने जा रहा है, ऑर्डर 10, 11, 12 की कार्रवाई के बाद इशू फ्रेम करने जा रहा है। तो उस हियरिंग के ऊपर कोर्ट अब क्या करेगी जी, सबसे पहले है पार्टीज नॉट एट इश्यूज। कोर्ट क्या करेगी अगर पार्टीज एट इशू ना हो, या वन ऑफ, अच्छा ये पार्टीज नॉट एट इशू का मतलब क्या है कि अगरचे कोर्ट ने फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज वो जारी की थी समन जो थे, लेकिन अब कोर्ट को लगता है कि पार्टीज आर नॉट एन इश्यूज, तो कोर्ट क्या करेगी, या बहुत सारे डिफेंडेंट्स में से कुछ डिफेंडेंट्स एट नॉट इशू है तो क्या कोर्ट करेगी, और अगर पार्टीज एट इश्यूज हैं तो कोर्ट क्या करेगी, और अगर कोई पार्टी जो है वो एविडेंस नहीं देती, अगर कोर्ट ने केस को रखा हुआ था फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग, यानी समन ये गया था, लेकिन उस डेट पे अगर कोई पार्टी, क्योंकि कोर्ट ने क्या करना है, देखें कोर्ट ने जब समन इशू करना है, कोर्ट ने जब इशू समन करना है तो कोर्ट ने जो है वो पार्टियों को जो है वो ना सिर्फ ये कहना है कि डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग, बल्कि कोर्ट ने उनको ये भी कहना है कि जवाब दावा लेके आओ, या जो जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे कब्जे में है वो लेके आओ। देखो अगर तो कोर्ट ने इशू फ्रेम करना है तो फिर तो उसको जवाब दावे का कहना है, लेकिन अगर कोर्ट केस ही डिसाइड करने जा रहा है तो हमने ये पढ़ा था कि कोर्ट पार्टी को समन में ये कहेगी कि जो जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेके तुम आ जाओ मेरे पास, ताकि मैं अगली डेट पे उस केस का फैसला कर सकूं। और अगर कोई पार्टी जो है वो अपना वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके आती जो कोर्ट ने कहा है, तो वो भी रूल 4 है, फेलियर टू प्रोड्यूस द एविडेंस, इस सेंस में है कोर्ट ने उसको कहा था कि मैंने केस का फाइनली फैसला करना है, तुम डॉक्यूमेंट साथ लेके आना, लेकिन वो नहीं लेके आया तो अब कोर्ट रूल 4 के तहत जो है वो ऑर्डर कर देगी। तो बच्चों अब हम इसको जो है वो रूल 1 को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। वो क्या है, पार्टीज एट नॉट एट इश्यूज वेयर एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट it appears that the parties are not at issue on any question of law or fact, the court may at once pronounce the judgment। देखें अगर वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में सारा कुछ एडमिट कर लेता है तो फिर पार्टीज एट वेरियंस तो नहीं है ना, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। यहाँ ऐसे हो सकता है कि 4 डिफेंडेंट थे, 3 डिफेंडेंट जो थे वो कंसीड कर रहे थे, यानी वो प्लेंटिफ का क्लेम एडमिट कर रहे थे, और जो 4th वन था वो क्या हो गया कि वो एक्सपार्टी हो गया, या वो कंटेस्ट ही नहीं कर, वो आया ही नहीं है। तो उस सूरत में कोर्ट फिर उन 3 की हद तक क्या कर सकती है कोर्ट, कि वो अपनी जजमेंट को क्या कर सकती है, अनाउंस कर सकती है, क्योंकि पार्टीज एट नॉट वेरियंस है और प्लेंटिफ का क्लेम जो है उसको क्या किया जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। रूल 2 ये है, one of the several defendant not at issues where there are more defendant than one and any one of the defendant is not at issue with the plaintiff on any question of law or fact, the court may at once pronounce judgment or against the defendant and the suit shall proceed only against the other defendant। अच्छा, कोर्ट को ये भी इख्तियार है कि अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स में से
ایک आधा डिफेंडेंट जो है वो इस बात को प्लेंटिफ ही डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के क्लेम को तस्लीम कर रहा हो तो कोर्ट उसकी हद तक क्या कर सकती है, जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि उसकी हद तक जो एडमिट कर रहा है डिफेंडेंट एक इंडिपेंडेंट केस बनता हो। अगर वो केस जो है, देखे ना मेरी बात सुने, एक रजिस्टर्ड सेल डीड ज्वाइंट है, ठीक है, तो एक प्लेंटिफ उसको एडमिट कर रहा है, बाकी सारे जो है एक डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है, बाकी एडमिट नहीं कर रहा। तो ये शायद एक ऐसी सिचुएशन है, एक मिसाल है जहाँ पे कोर्ट उसके अगेंस्ट जो है वो डिक्री नहीं कर सकती अकेले की, बल्कि कोर्ट क्या करेगी, ओवरऑल सबके अगेंस्ट जाके जो है वो फैसला करेगी। लेकिन अगर प्लेंटिफ का ये केस हो कि जी मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं और इस डिफेंडेंट से इतने पैसे लेने हैं, और एक डिफेंडेंट आके कह दे जी हाँ जी मैंने इसके पैसे देने हैं, तो ये अब एक ऐसी एग्जांपल है जहां पे कोर्ट उसकी हद तक क्या कर सकती है, ऑर्डर 15 रूल 2 में उसको डिग्री कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है पार्टीज एट इश्यूज। ये क्या कहता है, ये कहता है where the parties are at issue on some question of law or fact and issues have been framed by the court as hereinafter provided. If the court is satisfied that no further argument or evidence, then the parties can at once deduce required upon such of the issues as may be sufficient for the decision of the suit, and that no injustice will result from proceeding with the suit forthwith. The court may proceed to determine such issues, and if the finding there is sufficient for decision, may pronounce judgment accordingly, whether the summon has been issued for the settlement of issues only or final disposal of the suit. ये कहता है कि कोर्ट ने पार्टीज को बुला लिया और कोर्ट को पार्टीज को देख के, उनकी बात सुन के, उनकी प्लीडिंग्स देख के कोर्ट को ये लगता है कि पार्टीज एट इश्यूज थी, तो उस पे कोर्ट ने इशू फ्रेम किए थे। किसमें? पीछे जो ऑर्डर 14 है उस पे प्रीलिमिनरी इश्यूज यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी डील के लिखे थे, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी कोर्ट ने इश्यूज जो थे वो क्या किए थे, फ्रेम किए थे। अब कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो इश्यूज है उनको डिसाइड कर दिया, और अब कोर्ट को लगता है कि कोर्ट को इश्यूज ऑफ लॉ डिसाइड करके या कोई एक दो इशू डिसाइड करने के बाद ये लगता है कि भाई अब इस चीज की जरूरत ही नहीं है कि बाकी इश्यूज को छेड़ा जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, पहले वाले इश्यूज के नसार पे दूसरा जो इशू है उसको भी क्या कर देगी, डिसाइड कर देगी। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी। वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड द इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट एज hereinafter provided, if the court is satisfied that no further argument or evidence, then the party can at once deduce is required upon such of the issues as may be sufficient for decision of the suit, and no injustice will result from proceeding with the suit forthwith. The court may proceed to determine such issues, and if the finding therein is sufficient for decision, may pronounce judgment accordingly, whether the summon has been issued for the settlement of the issues only or for final disposal of the suit. तो ये वही बात वो कह रहा है कि जहां पे कोर्ट ने बहुत सारे इश्यूज फ्रेम किए हैं और कोई एक इशू डिटरमिन करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि बाकी इश्यूज का फैसला इसी इशू की बुनियाद पे हो जाएगा, तो फिर कोर्ट बाकी इश्यूज पे जो है वो एविडेंस जो है वो नहीं मांगेगी और केस का क्या कर देगी, फैसला कर देगी। ठीक है, provided that where someone has been issued for settlement of issues only, the party or the plaintiffs are present and none of them objects. ठीक है, हाँ अलबत्ता वो ये कह रहा है कि जब कोर्ट ने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन जारी किए हैं और पार्टीज और उनके प्लीडर भी मौजूद हैं और वो ऑब्जेक्ट नहीं करते इस बात पे कि कोर्ट जो है वो केस का क्या कर दे, फैसला कर दे, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो इशू लगाए बगैर उस केस का क्या कर देगी, फैसला कर देगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इशू लगाने के लिए पार्टीज को बुलाया था और अब पार्टीज जो है वो एट वेरियंस आ गई हैं और वो उस पर ऑब्जेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के केस को डिनाई कर रही हैं, तो अब शायद कोर्ट जो है उसको जो है वो डिसाइड ना कर सके बल्कि सारे इश्यूज का क्या करे, फैसला करे।
Where the finding is not sufficient for decision, the court shall postpone the further hearing of the suit and shall fix a day for production of such evidence or for such further argument as the case require. देखिए, जब कोर्ट ने फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट पार्टीज को बुला लिया और पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि मैं बगैर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है मैं जो है वो या मैं विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इसका फैसला नहीं कर सकता, तो उस सूरत में कोर्ट फिर उसको किसके लिए एडजर्न कर देगा, एविडेंस के लिए. वेयर द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन द कोर्ट शैल पोस्टपोन द फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल फिक्स अ डे फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस और फॉर सच फर्दर आर्गुमेंट एज द केस में भी. तो कोर्ट केस को फर्दर आर्गुमेंट या फर्दर एविडेंस के लिए भी एडजर्न कर सकती है. बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि कोर्ट पाबंद नहीं है कि एट द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग उसने फैसला करना ही करना है. अगर कोर्ट को लगता है कि और एविडेंस चाहिए या और आर्गुमेंट चाहिए तो कोर्ट उसको फर्दर एडजर्न कर सकता है. आगे ये है फेलियर टू produce evidence. Where the summon has been issued for the final disposal of the suit and either party feels without sufficient cause to produce the evidence on which he relies, the court may at once pronounce judgment or may, if think fit, after framing and recording issues, adjourn the suit for production of such evidence as may be necessary for its decision upon such issues. ये वही है कि जब कोर्ट ने पार्टीज को कहा था कि भाई मैंने इशू फ्रेम नहीं करने, मैंने एट द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग केस को डिसाइड करना है, तो आप अपना एविडेंस लेके आए, लेकिन वो पार्टी नहीं लेके आई. वेयर द समन हैज बीन इशूड फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड ईदर पार्टी फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑन व्हिच ही रिलाइज, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा, और मे इफ थिंक फिट, और अगर कोर्ट समझती है आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इश्यूज और adjourn the suit for production of such evidence as may be necessary for its decision upon such issues. और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, बेशक मैंने फर्स्ट डिस्पोजल एट द फर्स्ट हियरिंग मैंने उसका ऑर्डर किया था और बेशक एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, लेकिन कोर्ट समझती है कि मैं इशू फ्रेम किए बगैर इसको जो है वो फाइनली डिसाइड नहीं कर सकती, तो कोर्ट उस केस में क्या लगा देगी, इशू लगा देगी. तो बच्चों ये था basically order 15 disposal of the suit at first hearing. not so important, लेकिन हमने इसको पढ़ना था, पढ़ा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.